नुक्ता के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये दुनिया गद्दारों से भरी पड़ी है। एक ढूंढो तो हज़ारों मिलते हैं। तारीख़ पर निगाह डालें तो ऐसे बहुत से गद्दार नज़र आते हैं जिन्होंने अपने ही मुल्क को दुश्मन से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। इन गद्दारों के ज़रिए दुश्मन ने ऐसी ऐसी ज़रबें लगाईं जिनका मुल्क या रियासत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा। आज हम ऐसे ही 10 गद्दारों के बारे में बात करेंगे जो अपनी गद्दारी के बाइस तारीख़ की किताबों में अमर हो गए। इनमें 10वें नंबर पर आते हैं मोर्देचाई वनुनो। नाज़रीन, मोर्देचाई के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इसको उसके अपने मुल्क इज़राइल ने गद्दार करार दिया, लेकिन दुनिया उसको हीरो मानती है। मोर्देचाई वनुनो, जिसे जोहन क्रॉसमैन के नाम से भी जाना जाता है, 14 अक्टूबर 1952 को पैदा हुआ। वो एक इजरायली साबिका जोहरी टेक्नीशियन था। वनुनो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले जोहरी हथियारों के खिलाफ था। 80 की दहाई में जब इजराइल में खुफिया तौर पर जोहरी प्रोग्राम जारी था, वनुनो इस प्रोग्राम के बारे में बाखूबी जानता था। इसने जोहरी हथियारों की मुखालफत का हवाला देते हुए 1986 में बरतानवी मीडिया को इजराइल के जोहरी हथियारों के प्रोग्राम के बारे में बता दिया। वनुनो अपने हुक्मरानों की सोच और जहनीत के बारे में अच्छी तरह जानता था। इसने ये काम दुनिया को तबाही से बचाने के लिए किया, लेकिन इजराइल की हुकूमत और इसके खुफिया एजेंसी मोसाद इसके खिलाफ हो गई। मोसाद ने इसे बैरून मुल्क से नशा देकर अगवा किया और खुफिया तौर पर इजराइल ले आए। यहाँ आकर वनुनो के खिलाफ मुकदमा चला और उसे मुजरिम करार देकर कैद में डाल दिया गया। वनुनो ने 18 साल कैद में गुजारे। इनमें 11 साल ऐसे भी थे जब उसने तन्हाई में कैद काटी। हालांकि इजराइल के ताज़ीराती ज़ाब्ता में इस तरह की किसी पाबंदी का तज़किरा हरगिज़ नहीं मिलता। 2004 में जेल से रिहाई पाने पर उन्हें अपनी तकरीर और उसकी नकलो हरकत पर मज़ीद पाबंदियों का निशाना बनाया गया और मुतअद्दिद बार दोबारा कैद में डाल दिया गया। कभी कानून की खिलाफ वर्जी और कभी गैर मुल्की सहाफ़ियों को इंटरव्यू देने के इल्ज़ाम में इन्हें दोबारा सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता। वनुनो ने मुतअद्दिद बार इजराइल छोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। इस बात पर भी उन्हें जेल में डाल दिया जाता, जहां इसे जालिमाना और वहशियाना सलूक का सामना करना पड़ता। इजरायली हुकूमत और कानून से दिलबर्दाश्ता वनुनो का कहना था कि अगर वो ईसाईयत कबूल ना करता तो उसके साथ इजरायली हुकूमत का रवैया मुख्तलिफ होता। इस फहरिस्त में 9वें नंबर पर आते हैं आंद्रे विलासोव। नाज़रीन, आंद्रे विलासोव को रूसी तारीख का सबसे बड़ा गद्दार माना जाता है। आंद्रे विलासोव ने अपनी तमाम जिंदगी सुर्ख फौज में गुजारी। वो कई यूनिटों का सरबरा भी बना। वो जंगजू फौज का भी हिस्सा था। दूसरी जंग अजीम में जब नाजी फौज ने साबिक सोवियत यूनियन पर कब्जा किया तो आंद्रे विलासोव नाजियों के खिलाफ जवां मर्दी से लड़ा। ये वाहिद फौजी था जो अपने खित्ते में कामयाबी हासिल करता रहा। वो हर कीमत पर मॉस्को को हिटलर से बचाना चाहता था, लेकिन लड़ते लड़ते वो जर्मन फौजियों के हत्थे चढ़ गया। जर्मनी की कैद में जाने के बाद उसने अपने दुश्मनों से ही हाथ मिला लिया। वही आंद्रे विलासोव जो जर्मन फौज के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बना हुआ था, वही आंद्रे विलासोव जर्मन फौजियों को रूसियों को काबू करने के तरीके बताने लग गया। चूंकि वो अंदर का आदमी था और रूस के चप्पे चप्पे से वाकिफ था, इसलिए इसकी गद्दारी ने रूस को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। इसने कम्युनिस्ट रूस के अंदर कम्युनिस्ट मुखालिफ शहरी तलाश किए और रशियन मूवमेंट की बुनियाद रखी। यही रशियन मूवमेंट बाद में रशियन लिबरल आर्मी कहलाई। इस फहरिस्त में 8वें नंबर पर आते हैं कारा दाऊद पाशा। कारा दाऊद पाशा, जिसे सिर्फ दाऊद पाशा के नाम से भी जाना जाता है। दाऊद पाशा की गद्दारी के बाइस मौरखीन इसे दाऊद पाशा गद्दार के नाम से भी याद करते हैं। दाऊद पाशा 1570 में बोस्निया में पैदा हुआ। 1604 में मोहम्मद सोइम और हलीमा सुल्तान की बेटी शहजादी दिलबरा से शादी की। 1622 में वजीर के ओहदे पर फाइज हो गया। वो मुस्तफ़ा अव्वल के पहले दौर में मुख्तसर वक्त के लिए अमीरुल बहर मुकर्रर हुआ। मुस्तफ़ा अव्वल के दूसरे दौरे हुकूमत में वो हलीमा सुल्तान के असर रसूख के बाइस आला ओहदे पर फाइज हुआ। दाऊद पाशा ने अपने ज़ाती मुफादात के लिए उस्मान दोइम को फांसी दे दी। दाऊद पाशा ने ये फांसी सुल्तान की इजाज़त के बगैर दी थी।
पाशा की गद्दारी के बाइस फौज इसके खिलाफ हो गई। लोगों की जानिब से भी इसे बगावत का सामना करना पड़ा। 1622 में इसे आखिरकार बरतरफ कर दिया गया और मौत तक तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। उस्मान दोइम की फांसी में शामिल लोगों को 18 जनवरी 1623 को फांसी दे दी गई। दाऊद पाशा भी इन्हीं लोगों में शामिल था। इस फहरिस्त में 7वें नंबर पर आते हैं इफियालिट्स ऑफ ट्रेचस। इफियालिट्स ऑफ ट्रेचस का ताल्लुक यूनान से था। इसने यूनानियों के खिलाफ गद्दारी करके फारसी फौज का साथ दिया था। इस गद्दारी की वजह से फारसी फौज ने यूनानियों को भेड़ बकरियों की तरह काट कर रख दिया। इफियालिटिस ने मजमूम कार्रवाई की। थर्मोपेले यूनान में एक तंग साहिली दर्रा है। ये दर्रा यूनानी फौज का एक अहम दिफाई मोर्चा था। 480 कबले मसीह में यहाँ फारसी फौज, जिसकी तादाद मुमकिना तौर पर 10 लाख से ज़्यादा थी, यूनानियों से टकरा गई, जिसकी क़यादत लियोनिडास कर रहा था। यूनानी फौज की तादाद फारसी फौजियों के मुकाबले में बहुत कम थी। तादाद में कम होने के बावजूद स्पार्टन्स ने बहादुरी से 2 दिन तक फारसियों को रोक कर रखा। फारसी फौज को हमला करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। बस यहीं पर एफियाल्टस ने गद्दारी की और दुश्मन को एक छोटा सा रास्ता दिखा दिया, जिसके ज़रिए फारिस को हमला करने का मौका मिल गया और इसने यूनानी फौज की धज्जियां उड़ा दी। इस सब कत्लेआम का जिम्मेदार यही शख्स था। जी हाँ नाज़रीन, इस फहरिस्त में 6ठे नंबर पर आते हैं सिडनी रेली। नाज़रीन, सिडनी रेली जासूसी का बेताज बादशाह था। इसे इंसानी तारीख का सबसे माहिर जासूस माना जाता है। वो अपने काम में इतना माहिर था कि इसके कारनामों की मुकम्मल तफसील इसके मरने के बाद भी मालूम न हो सकी। इसकी काबिलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने अपने कैरियर में 4 से ज़ायद मुख्तलिफ हुकूमतों के लिए काम किया था। नाज़रीन, यहाँ ये बात बहुत दिलचस्प है कि जेम्स बॉन्ड के नावल रेली के कैरियर पर मबनी है। सिडनी रेली एक सहर अंगेज शख्सियत का मालिक था। खंजर के इस्तेमाल में इसका कोई सानी नहीं था। वो कब किसके साथ वफादारी निभा रहा होता था, ये किसी को इल्म तक ना होता। रेली ने अंग्रेजों और जापानियों की डबल एजेंट की हैसियत से खिदमात अंजाम देते हुए सोवियत यूनियन के लिए काम किया। पहली जंग अजीम के दौरान खुफिया मालूमात लंदन भेजता रहा। रूस के खिलाफ जंग के दौरान सारी मालूमात टोक्यो पहुंचाता रहा। व्लादिमीर लेनिन को कत्ल करने की कोशिश के दौरान रेली को अंग्रेजों के डबल एजेंट के तौर पर दरियाफ्त कर लिया गया। सोवियत यूनियन रेली की मुदाखलत से तंग आ गया था। हुकूमत ने गद्दारी के इल्ज़ाम में उसको तशद्दुद करने के बाद फांसी दे दी। इसके मरने के बाद ये सवाल हमेशा जिंदा रहा कि वो कौमी हीरो था या एक डबल क्रॉसर, लेकिन जो भी था वो इस फहरिस्त में यकीनी तौर पर सबसे माहिर गद्दार था। गद्दारों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर आते हैं विटकन कोइसलिंग। कोइसलिंग नॉर्वे का ब्यूरोक्रेट था जो बाद में वजीर दिफा बन गया। 1923 में कोइसलिंग ने एक फाशिस्ट जमात नेस्जोनल सैमलिंग की बुनियाद रखी। ये जमात बुनियादी तौर पर एक गद्दार जमात थी जो कभी भी अपने वतन के साथ मुखलिस न हुई। विटकन कोइसलिंग ज़ाती मुफादात के लिए हमेशा दुश्मनों से हाथ मिलाने के लिए तैयार रहता था। 1940 में जब नाजियों ने नॉर्वे पर हमला करने का मंसूबा बनाया तो विटकन कोइसलिंग इनके साथ था। विटकन की हुक्मरानी की लालच ने अपने ही हमवतनों की गर्दनें कटवा दी। नाजियों ने नॉर्वे पर हमला करके मुमलिकत को माजूल कर दिया। गद्दार वतन कोइसलिंग कठपुतली हुकूमत बनाने में कामयाब हो गया। मई 1945 को जब जर्मनी ने हथियार डाले तो विटकन कोइसलिंग को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ देर कैद में रखने के बाद कोइसलिंग को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। कोइसलिंग हुकूमत को आज भी नाजियों की इत्तेहादी यूरोप कठपुतली हुकूमतों में से एक के तौर पर याद किया जाता है। दुनिया के गद्दारों की फहरिस्त में 4थे नंबर पर आते हैं वैंग जिंगवेई। वैंग जिंगवेई 4 मई 1883 को पैदा हुए। वो एक चीनी सियासतदान थे। अपने कैरियर के आगाज में वो बाएं बाजू की जमात का रुकन थे जिसकी वुहान में हुकूमत थी। वैंग जिंगवेई ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के ताउन की कोशिशें की, लेकिन इसे नाकामी हुई, जिसके बाद वो कम्युनिस्ट मुखालिफ हो गया। जापानियों के साथ ताउन के बाद इसका कैरियर दाएं तरफ तेजी से बढ़ने लगा। 1937 में जब जापान ने चीन पर हमला किया तो विंग ने
अपने ज़मीर और अपने वतन का सौदा कर लिया। इसने जापान की मदद से बीजिंग में कठपुतली हुकूमत कायम की। वांग जिनवाई ने जमहूरिया चीन के खिलाफ करप्ट हुकूमत के खात्मे और इस्लाह शुदा बीजिंग हुकूमत की हिमायत का नारा लगाया और साथ ही साथ जापानी रियासत के लिए भी वकालत की। दूसरी आलमी जंग में जब जापानियों ने हथियार डाले तो ये गद्दार की हुकूमत भी ख़त्म हो गई। विंग 1944 में मरा। इसे चीन में आज भी सबसे बड़ा गद्दार माना जाता है। गद्दारों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आते हैं अमीर सादुद्दीन कोपेक। अमीर सादुद्दीन कोपेक दरअसल सल्जूक रियासत का एक वजीर था जिसने 2 सल्जूक सुल्तानों की खिदमत की। वो सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद अव्वल के दरबार में भी ड्यूटी पर मामूर रहा। लेकिन सादुद्दीन कोपेक खुद बादशाह के तख्त पर बैठना चाहता था और हर वक्त इन्हीं चालों में मसरूफ रहता। 1237 में जब सुल्तान की वफात हुई तो इसका बेटा गियासुद्दीन तख्त पर बैठ गया। सादुद्दीन कोपेक ने नए बादशाह के आने के बाद बादशाह बनने के लिए साजिशें तेज कर दी। इसने इन तमाम लोगों को ख़त्म करना शुरू कर दिया जो इसके बादशाह बनने की राह में रुकावट पैदा कर रहे थे। 1238 में सादुद्दीन कोपेक ने समसात किला और कुछ दूसरे किलों को भी फतह कर लिया और इन किलों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने लगा। सादुद्दीन कोपेक बादशाह बनने के लिए इस कदर पागल हो चुका था कि उसने सुल्तान अलाउद्दीन की बीवी शहबाज से नाजायज़ ताल्लुकात का भी दावा कर दिया और कहा कि नया बनने वाला बादशाह गियासुद्दीन इसकी नाजायज़ औलाद है। और इसी बात को जवाज़ बनाते हुए उसने सल्जूक सल्तनत का असल सुल्तान होने का दावा कर दिया। सुल्तान गियासुद्दीन इन सब बातों से इस कदर परेशान हुआ कि इसने अपने काबिले एतमाद लोगों को हुक्म दिया कि वो सादुद्दीन कोपेक को ख़त्म कर दें। 1239 में गियासुद्दीन के एक वफादार ने सादुद्दीन कोपेक पर जानलेवा हमला किया, लेकिन वो इस हमले में बच निकला। सादुद्दीन कोपेक ज़ख्मी हालत में सुल्तान के शराब खाने में आ गया, जहां उसे उसके अपने ही वफादारों ने कत्ल कर दिया। गद्दार सादुद्दीन कोपेक को निशाने इबरत बनाने के लिए सुल्तान ने इसकी लाश लोहे के पिंजरे में डालकर महल के बाहर कई रोज तक लटकाए रखी ताकि गद्दार इससे इबरत हासिल कर सकें। इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आते हैं मीर जाफ़र। मीर जाफ़र नवाब सिराजुद्दौला की फ़ौज में एक सरदार था। बाद में तरक्की करते हुए सिपा सलार के ओहदे तक पहुंच गया। ये नहायत बदफितरत आदमी था। इसकी निगाहें तख्ते बंगाल पर थीं। ये चाहता था कि नौजवान नवाब को हटाकर खुद नवाब बन जाए, इसलिए इसने नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी करके इनकी शिकस्त और अंग्रेज़ों की जीत का रास्ता हमवार किया, जिसके बाद बंगाल पर अंग्रेज़ों का अमलन कब्ज़ा हो गया। अंग्रेज़ों के हाथों बंगाल में होने वाला कत्ले-आम मीर जाफ़र की गद्दारी की वजह से हुआ। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को 1757 में बराए नाम बंगाल का नवाब मुकर्रर किया। ये कठपुतली हुक्मरान था। असल इख्तियारात लॉर्ड रॉबर्ट क्लेव के पास थे, इसलिए अंग्रेज़ों को लूट मार की आज़ादी थी। उन्होंने बंगाली अवाम को जी भर के लूटा। उनके कालीन के कारोबार तबाह बर्बाद कर दिए। कुछ अरसे बाद अंग्रेज़ों ने इसे माजूल करके इसके दामाद कासिम अली खान को नवाब बना दिया। कासिम अली खान अंग्रेज़ों का मुखालिफ था। इसने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। अंग्रेज़ों ने जब देखा कि कासिम अली खान इनके मुखालिफ है तो उन्होंने मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बना दिया। वतन के इस गद्दार का 5 फरवरी 1765 को इंतकाल हुआ। नुक्ता के नाजरीन, गद्दारों की इस फहरिस्त में सबसे अव्वल दर्जे पर आते हैं मीर सादिक। गद्दारों की फहरिस्त में मीर सादिक का नाम सबसे ऊपर आता है। अपनी ही रियासत से गद्दारी के बाइस मीर सादिक तारीख में मुलामती अलामत बन चुका है। वो टीपू सुल्तान की मजलिस का सदर आज़म था। नाज़रीन, टीपू सुल्तान न सिर्फ बहादुर, इबादत गुजार और आला दर्जे का मुंतज़िम था, बल्कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के इक़्तिदार की आखिरी निशानी और रोशन चराग समझा जाता था। क्योंकि मुग़ल हुक्मरान जंगे बलकसर में शिकस्त के बाद अंग्रेज़ों के हाथों में महज कठपुतली बन चुके थे। टीपू सुल्तान को फ्रांसीसियों की हिमायत हासिल थी और वो अंग्रेज़ों के नापाक अज़ाइम के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट था। मीर सादिक ने इस्लाम के इस रोशन चराग को गुल करने में कलीदी किरदार अदा किया। मुकम्मल जंगी तैयारियों और साजिशों का जाल फैलाने के बाद अंग्रेज़ों ने मीर सादिक से गठजोड़ के बाद जनरल हैरिस की सरबराही में मैसूर पर हमला कर दिया।
जनरल हैरिस ने मार्च 1799 में मैसूर और फिर बेंगलोर पर कब्जा कर लिया। इसकी फौज में 60,000 बैल और बहुत से हाथी थे। टीपू सुल्तान को सुलह के लिए शर्मनाक शराइत पेश की गईं जो उसने मुस्तरद कर दी। अप्रैल के अवाखिर में सेरिंगापट्टम के किले के बाहर अंग्रेजों ने तोपें नस्ब कर दी और गोलाबारी शुरू कर दी। 3 मई को किले की फसील में छोटा शगाफ पड़ गया। 4 मई को मीर सादिक के मशवरे पर अंग्रेजों ने हमला किया और मीर सादिक ने तनख्वाहें देने के बहाने इन सिपाहियों को बुलाया जो फसील के शगाफ की हिफाजत पर मामूर थे। चुनाचे अंग्रेज फौज किले में दाखिल हो गई। जब टीपू सुल्तान को खबर मिली तो दौड़े और मुंतशिर फौज को इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे, लेकिन तब तक अंग्रेज फौज मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर चुकी थी। किले के सिपाही अपनी कुव्वत खो बैठे थे। टीपू सुल्तान सूरत हाल को देखते हुए किले के दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन मीर सादिक ने वो दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि टीपू सुल्तान बाहर ना जा सकें। टीपू सुल्तान ने मीर सादिक की गद्दारी भांप ली और तलवार लहराकर अंग्रेज फौज के सामने खड़े होकर तारीखी जुमला कहा कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान के साथियों ने मीर सादिक का सर अपने हाथों से कलम कर दिया। टीपू सुल्तान बहादुरी के साथ लड़े, बहुत से अंग्रेज फौजियों को जहन्नुम वासिल किया, लेकिन तादाद में कम होने की वजह से जामे शहादत नोश कर गए और तारीख की किताबों में हमेशा के लिए अमर हो गए। मीर सादिक का नाम भी किताबों में मौजूद है, लेकिन वतन के गद्दार के तौर पर। ज़माना बदल चुका, अब ना फौजें रहीं और ना ही हुक्मरान। नए हालात के तकाज़ों के मुताबिक हर वो शख्स मीर जाफ़र और मीर सादिक है जो मुल्की मुफादात का सौदा करता है, कौमी राज बेचता है और कौमी ख़जाना लूटता है, मुल्क को नुकसान पहुँचाता है और कौम से बेवफाई करता है। नाज़रीन, ये थे वो चंद गद्दार जो अपने वक्त में भी ज़लीलो ख़ार हुए और आज भी लोग इन्हें दुनिया की तारीख़ में एक स्याह धब्बा समझते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।